हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स कैंटर में स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में पिछले क्लास में जो चल रहा था वो हमारा था इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास के बारे में हमने क्या बताया था कि सेट ए है, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है, उस पे हमने एक रिलेशन डिफाइन किया, ठीक है, किस सेट पे, ए पे, और यह जो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो कोई भी एलिमेंट ए का है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट सेट ए का है तो उसके इक्विवेलेंस क्लास को हमने डिफाइन किया कि दैट इज कलेक्शन ऑफ एक्स विच बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू ए। वैसे एलिमेंट्स को कलेक्ट कर लिया जो कि ए के साथ क्या किया, रिलेट किया। वही हमारा क्या दिया था, इक्विवेलेंस क्लास। फिर हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज बताया था इसका, कि पहला प्रॉपर्टी जो बताया था कि ए बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। सेकेंड हमने ये बताया था कि बी बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ बी रिलेटेड टू ए। थर्ड नंबर में हमने ये बताया था कि B belongs to equivalence class of A if and only if equivalence class of A equals to equivalence class of B। फोर्थ नंबर में ये बताया था कि अब ये दोनों स्टेटमेंट को यदि मिलाएं तो दैट इज ये बनेगा B relate A if and only if equivalence class of A equal to equivalence class of B। थर्ड, उसके बाद फिफ्थ नंबर में हमने बताया था कि टू इक्विवेलेंस क्लास या तो इक्वल होंगे, ठीक है, या फिर इंटरसेक्शन उसका जो होगा वो क्या होगा, 5 होगा। दैट इज टू इक्विवेलेंस क्लासेस और आइदर डिसजॉइंट या इक्वल। ये चीज हमने बताया था फॉर एनी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। यहाँ तक हमने बता दिया था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक सेट बनाते हैं ए बाय आर। ये क्या है, कोसेंट सेट of A, quotient set of A by equivalence relation R on A। A by R क्या रिप्रेजेंट करेगा, quotient set of A by equivalence relation R defined on A। ये क्या होता है, that is collection of all disjoint इक्विवेलेंट क्लासेस या डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंट क्लासेस। क्यों? क्योंकि डिस्टिंक्ट करने का मतलब है कि जो भी दो इक्विवेलेंस क्लास डिस्टिंक्ट हैं, करने का मतलब है कि दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा, ये डिसजॉइंट होगा। दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस, यस, ठीक है। दैट इज इस फॉर्मेट में होंगे, ए बी सी इस तरह के होंगे, ठीक है ना, इस तरह से होंगे, ठीक है। सारे के सारे क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। जितने भी डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लास आए सबको एक कलेक्ट कर लिए और वह जो सेट बना उसको हम क्या कहेंगे, क्वोशेंट सेट ऑफ ए बाय इक्विवेलेंस रिलेशन आर ऑन ए। इसके एलिमेंट को हम इक्विवेलेंस क्लास भी कह सकते हैं या फिर आप कोसेट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, कोसेट, ठीक है, ये भी कह सकते हो। तो ये चीज आपने समझ लिया कि ए बाय आर क्या होता है, कोसेंट सेट ऑफ ए बाय इक्विवेलेंस रिलेशन आर ऑन ए, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हम आपको दे रहे हैं, जैसे एग्जांपल ए बराबर सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है, और m कोई फिक्स्ड नेचुरल नंबर है और हमने रिलेट किया x रिलेटेड y इफ एंड ओनली इफ x इज कंग्रुएंट टू y मॉडुलो m। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि यहाँ पे हमको ये चीज हमने सॉल्व कराया था पिछले क्लास में। तो हमारा जो डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लास आया था, 0 आया था, 1 आया था, 2 आया था, ठीक है, डॉट m-1 आया था। अब इसको कलेक्ट कर ले तो ये क्या होगा, a बाय आर होगा, दैट इज क्वोशेंट सेट होगा, ठीक है, ये चीज।
अब ये चीज देखिए, ए बाई आर जो बन रहा है, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है और आर जो है रिलेशन है डिफाइंड ऑन ए, ये क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ए बाई आर बना रहे हैं, ए बाई आर दैट इज ये क्या है, क्वोशेंट सेट है, क्वोशेंट सेट है। तो ये चीज चेक कीजिए कि ए बाई आर पार्टीशन है या नहीं है। ए बाई आर जो है ये क्या है, पार्टीशन है। कैसे, फॉर ऑल ए या फॉर इज ए बिलोंग्स टू ए बाई आर, ठीक है, दे आर एग्जिस्ट इक्विवेलेंस क्लास ए बिलोंग्स टू ए बाई आर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। ये चीज तो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई किया है ना। देखिए पार्टीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। देखिए फॉर इस ए बाई आर क्या होता है, इसके सम सबसेट्स का ही तो कलेक्ट है। इक्विवेलेंस क्लास ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, इंटीजर का सबसेट ही तो है। इसमें वैसे इंटीजर आएंगे जो एम के फॉर्मेट में है सच दैट के बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, एम के मल्टीपल में जितने भी इंटीजर आएंगे वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 में आए। तो ये क्या चीज बता रहा है, ए का सबसेट ही तो बता रहा है ना। तो पार्टीशन ऑफ ए कर रहे हो तो पार्टीशन ऑफ ए क्या होता है, फैमिली ऑफ सम सबसेट्स ऑफ ए सच दैट विथ satisfying two conditions. First, for each element A belongs to set A, there exists unique element f A belongs to family f such that A belongs to f A. ठीक है ये चीज। और सेकेंड नंबर कि फॉर एनी टू मेंबर एफ ए एंड एफ बी फॉर ए नॉट इक्वल टू बी बिलोंग्स टू एफ देन बोथ आर डिसजॉइंट। ये चीज दैट इज पार्टीशन ऑफ सेट डिवाइडिंग अ सेट इनटू डिसजॉइंट सबसेट्स। ठीक है, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए गेट्स प्ले इन वन ऑफ द सबसेट। ठीक है, दैट इज ए का प्रत्येक एलिमेंट उसके किसी न किसी एक दैट एग्जैक्टली वन सबसेट में क्या करता है, बिलोंग करता है। तब जाके वह क्या होता है, वह जो फैमिली होता है पार्टीशन होता है। इसे हमने बताया था। तो पहला कंडीशन तो हो गया कि इस ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, ए के प्रत्येक एलिमेंट के इस ये क्या है, फैमिली ही तो है। ये क्या है, फैमिली है। तो इस फैमिली में एक जो है एलिमेंट मिल गया जिसके लिए ए जो है वो किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है ना। सॉरी, ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये चीज पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया। उसके बाद फॉर एनी टू मेंबर्स ए बी बिलोंग्स टू ए बाई आर, कोई भी दो मेंबर हैं, ये तो जान रहे हैं कि दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट है, क्योंकि ए बाई आर क्वोशेंट है ना, क्वोशेंट सेट है। तो क्वोशेंट सेट में क्या होते हैं, डिसजॉइंट इक्विवेलेंट क्लास का कलेक्शन होता है, दैट इज डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंट क्लास का कलेक्शन होता है। तो इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या है, 5 है। देयरफॉर ए बाई आर that the quotient set of A by equivalence relation R is a partition of A। तो देख लिए एक इक्विवेलेंस रिलेशन के अकॉर्डिंग, किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, एक पार्टीशन को जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से यह पता चला कि जितनी भी पार्टीशन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक क्या मिला, जितने भी इक्विवेलेंस रिलेशन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक पार्टीशन मिला। तो यहां से ये बात आ जाता है नोट पॉइंट, एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए defines a partition of set A। इस चीज पता चल गया है ना, ये चीज। उसके बाद हम पिछले क्लास में हमने बताया था कि एवरी पार्टीशन ऑफ सेट ए डिफाइंस एन इक्विवेलेंस रिलेशन every partition of set A defines an equivalence relation on A। ये से जान गए। तो ये दोनों से ये पता चला, इससे ये पता चला, ठीक है, प्रत्येक इक्विवेलेंस रिलेशन के अकॉर्डिंग पार्टीशन मिलता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टीशन। ठीक है, तो बाय फर्स्ट
फर्स्ट से ये होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ, क्योंकि प्रत्येक इक्विवेलेंस रिलेशन एक पार्टीशन को देता है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टीशन से तो कम ही होगा ना, पार्टीशंस ऑफ सेट ए, ठीक है, ये सेस। सेकेंड ये आपको बताता है कि एवरी पार्टीशन ऑफ सेट ए डिफाइंस एन इक्विवेलेंस रिलेशन, प्रत्येक पार्टीशन के अकॉर्डिंग एक इक्विवेलेंस रिलेशन मिल रहा है, ठीक है, तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन मिल रहा है प्रत्येक पार्टीशन के अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन है वो नंबर ऑफ पार्टीशन से ज्यादा है, नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ ए लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों से ये पता चला कि जितने पार्टीशंस होंगे उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। देयरफॉर देन इससे यह पता चला कि नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ए। ये सब हमने निकाल लिया, ठीक है, कि जितने पार्टीशंस होंगे उतने क्या होंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, ठीक है। जैसे देखिए a बराबर 1 2, आपको बोले कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए क्या होगा, ये फाइंड करने के लिए कहें तो आप क्या करोगे, पार्टीशन फाइंड करोगे। पार्टीशन F1 बराबर 1 2, एक ये पार्टीशन हुआ, सेकेंड पार्टीशन आपका ये होगा 1 2, है ना, तो यहाँ पे कितने पार्टीशन मिले, 2। देयरफॉर नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ सेट ए इक्वल टू 2 मिला, यही क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, है ना। तो ए के पास यदि 2 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जो होगा सेट ए पे वो कितने होंगे, 2 होंगे। एग्जाम्पल ए बराबर 1 2 3, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इसमें कितना होगा, तो ये चीज देखिए, F1 बराबर 1 2 3, ठीक है, एक ये पार्टीशन मिला, F2 जो पार्टीशन मिलेगा 1 2 3, सेकेंड मिला, थर्ड नंबर जो पार्टीशन मिलेगा 1 2 1 1 2 3, एक ये पार्टीशन होगा, F4 एक 1 2 1 3, एक 2, एक और पार्टीशन मिलेगा F5 बराबर 1 2 3, ठीक है। तो यहां जो नंबर ऑफ पार्टीशन हुए, नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ सेट ए विद कार्डिनलिटी, सेट ए विद कार्डिनलिटी 3 इक्वल्स टू 5 इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए विद कार्डिनलिटी 3, ठीक है। यदि किसी सेट का कार्डिनलिटी 3 होता है, किसी भी सेट का यदि कार्डिनलिटी 3 होता है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जो होंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे। अब क्या करेंगे, एक फार्मूला, ठीक है, एक फार्मूला लिखेंगे कि नंबर ऑफ पार्टीशन, यदि नंबर ऑफ पार्टीशन का फार्मूला जानते हैं तो हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं, ये सिस, ठीक है। एक फार्मूला जनरेट करते हैं, लेट Pn plus 1 defines number of partitions of set
A, number of partitions of set A with the cardinality n plus 1, yes yes, ठीक है। तो देखिए P0, ठीक है, कार्डिनलिटी n प्लस 1। P0 की बात करें, P0 क्या होगा, तो सेट 5 है, ठीक है, 5 है, तो फिर उसका जो आएगा नंबर पार्टीशन सिंपली 1 होगा, है ना। और फिर क्यों, क्योंकि सेट 5 है तो उसका एक ही पार्टीशन होगा ये। और यदि सेट में एक एलिमेंट है तो उसका पार्टीशन भी क्या होगा, एक होगा, क्योंकि ए बराबर ए है, तो सिंपली एफ जो पार्टीशन होगा ए होगा, ठीक है। P2, इसमें जो दो एलिमेंट है ए और ए बी, तो इसमें दो पार्टीशन आए थे, एक ए बी वाला और एक जो दोनों को कंटेन किया था, है ना, दो पार्टीशन आया था, तो इसका क्या होगा 2, ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला जनरेट करेंगे, वो ये Pn, देन Pn प्लस 1 इक्वल टू NCR सिग्मा R बराबर 0 टू n NCR PR, ठीक है, NCR PR 2-3 का आप लिख लीजिए। P0 क्या होता है, 1 होता है, P ऑफ 1 क्या होगा, 1 होगा, P2 क्या होगा, P2 जो है आपका P2 इक्वल टू कितना होगा, P2 इक्वल टू 2, P3 इक्वल टू 5, इतना तो हमने निकाल दिया था, ठीक है, इतना तो हमने फाइंड किया था। देखिए सेट जिसका कार्डिनलिटी 3 हो उसके जो नंबर ऑफ पार्टीशंस हैं वो कितने 5 हैं। सेट की कार्डिनलिटी 2 हो तो हमने दिखाया था उसका जो नंबर ऑफ पार्टीशंस होंगे वो कितने होंगे 2 होंगे। सेट जिसका कार्डिनलिटी 1 हो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टीशंस होंगे वो कितने होंगे 1 होंगे, ठीक है, ये सिस। तो चलिए दिखाते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ सेट ए विद कार्डिनलिटी 4 कितना होगा, है ना। क्वेश्चन है आपका फाइंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए विद कार्डिनलिटी 4, बताइए कितना होगा। तो सॉल्यूशन देखिए, P4 इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा R बराबर 4 को तोड़िए, इसको क्या लिखेगा 3 प्लस 1 लिखेगा ना, क्या लिखोगे 3 प्लस 1, ये चीज लिखोगे। तो यहाँ पे R बराबर 0 to 3 होगा, और फिर क्या होगा 3CR, n तो फिक्स है ना, 3CR P ऑफ R, ये चीज, ठीक है। तो क्या होगा 3C0 P0 प्लस 3C1 P1 प्लस 3C2 P2, फिर क्या आएगा 3C3 P3। आप सब जानते हो 3C0 क्या होगा 1 होगा, P1 इंटू P0 1 प्लस 3 इंटू P1 भी 1 है, प्लस 3C2 कितना होता है, वो भी जो 3C2 वो भी 3 होता है, तो 3 इंटू NCR बराबर NCN माइनस R होता है ना। P2 जो आया था वो कितना आया था 2 आया था, प्लस 3C3 कितना होगा 3C3 वो 1 होगा, P3 आपका 5 आया था, तो कितना आएगा आंसर 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 6 5 11, और 11 और 4 कितना होगा 15, ये आपका आंसर हुआ। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे वो 15 होंगे, दैट इज यही नंबर ऑफ पार्टीशन होगा। आप पार्टीशन करके देख लीजिए कितने होते हैं, यदि आपको चेक करना है तो आप कर सकते हो। वो कैसे, देखिए A बराबर ABCD यही था ना,
तो F1 बनाओगे A है ना, B C D, एक सेट ये बना। F2 बनाओगे, इस तरह से आप जो है बहुत सारे, क्योंकि 15 थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो A B, फिर C को अकेले रखिए, D, फिर F3 बराबर AB हो गया, फिर BC रखिए, BC रखोगे तो A, फिर D हो गया, फिर F4 बराबर BC हो गया, फिर CD, फिर A होगा, फिर B होगा, है ना। F5 जो होगा आपका CD हो गया। अब कौन आएगा, AC, तो B और D होगा। देखिए कितने पार्टीशन होंगे, देख लीजिए 15 होगा। F6 में जो आपका आएगा AC हो गया, ठीक है। अब कंटिन्यू तो ले लिए, अब AD, ठीक है। अब आते हैं A को C के साथ, AC, फिर B D, है ना, फिर B और D, B D C A, ऐसे आ गया। फिर B और D भी, AC भी हो गया। अब आपका AD तो है, अब जो है AC भी हो गया, अब AD भी हो गया, AC आ गया। F8 बनाइए, F8 में आप दो दो का कलेक्शन लीजिए, AB CD, है ना। F9 कहने का मतलब है F9 में कौन, फिर आप लीजिए BC, फिर AD, ये सी आएगा, है ना, BCAD। F10 में देखिए, F10 में कौन कौन आएंगे, BC हो गया, फिर AD हो गया। अब आपका जो आएगा BCAD, और फिर कौन आएगा, BCAD हो गया, ABCD BCAD, और जो है AC, है ना, AB BC AC BD, हमने आएंगे F11। अब जो है टू एलिमेंट का सिंगल भी रख लिया हमने। अब जो है क्या करेंगे, अब क्या करो, 3 एलिमेंट्स को रखो, A B C D आया, है ना, 11। F12 में आएंगे ABC, अभी B को हटाइए, ठीक है, B को हटाइए, A C D B आएगा। F13 में देखिए, अभी आप क्या करो, एक बार D को हटाया, B को हटाया, अब C को हटाओ, A B D C। अब जो A को हटाइए, F14, A को यदि हटाओगे तो C D B आएगा, और फिर A आएगा, और एक जो है खुद है ना, A B C D। तो आपने देख लिया ना 4 एलिमेंट। देखिए 4 एलिमेंट्स में जो नंबर ऑफ पार्टीशन है वो कितने हैं, 15 है ना। तो यहाँ पे आया ना, यदि सेट का कार्डिनलिटी 4 है तो जो नंबर ऑफ पार्टीशंस हैं देखिए 15 है, और वही नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो ये जो फार्मूला है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। P of n+1 equals to summation from lower limit r बराबर 0 to upper limit NCR P of r। ये चीज क्लियर हो गया होगा आपको। अब आएंगे कि यदि सेट फाइनाइट होता है तो क्या उसके पास इक्विवेलेंस रिलेशन फाइनाइट तो होंगे ही, सिंपली सी बात है। और यदि सेट अनकाउंटेबल हो जाए तो उसके पास जो इक्विवेलेंस नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन वो फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, काउंटेबल भी हो सकते हैं, दैट इज इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, या अनकाउंटेबली भी हो सकते हैं।
ये चीज। तो ये सारे चीज हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन देखिए, सेट ए, ठीक है। सेट ए जो है आपका एक कॉलम मैट्रिक्स है ए बी, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 2, दैट इज 2 क्रॉस 1 का, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ये आपका एक क्या है, सेट है, दैट इज ए इज सेट ऑफ 2 क्रॉस 1 मैट्रिसेस whose elements are belongs to real number, या ये फिर कह सकते हो सेट ऑफ all columns matrix of order 2 into 1 such that elements of that matrix belongs to real number, ठीक है। अब इस पे एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, x related to y if there exists a non-singular 2 cross 2 real matrices B such that bx equal to y, ठीक है, bx equal to y, ये इस आपका क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन यही है। x relate y if there exist non-singular 2 cross 2 real matrix B such that bx equal to y। तो अब ये चेक करना है कि यह जो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास को फाइंड कर सकते हैं। तब जाके हम क्या फाइंड करेंगे, ए बाय आर दैट इज क्वोशेंट सेट, तब जाके क्वोशेंट सेट फाइंड करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे ये जो क्वोशेंट सेट है ये फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक कीजिए रिफ्लेक्सिव, देखिए रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, ये चीज आपको चेक करना है। देखिए फॉर एनी x belongs to A, there exists identity 2 cross 2 identity matrix I2 such that I2 x equal to x होगा या नहीं, ठीक है। जैसे 1 0 0 1 है और ये x जो है किस टाइप के होंगे, a b टाइप के होंगे। देखिए तो मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, a इंटू 1 प्लस b इंटू 0 क्या आएगा, a आएगा, a इंटू 0 प्लस b इंटू 1 क्या आएगा, b, मिला कि नहीं, I2 x इक्वल टू x आया, है ना। तो एक ये जो आइडेंटिटी है वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि उसका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या है, नॉन जीरो है ना, ये चीज। तो ये मिल गया, देयरफॉर यहाँ से ये चीज हो गया कि x रिलेटेड टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A, देन R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट A। ये से क्लियर हो गया। अब सेकेंड नंबर में आते हैं सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन में हम क्या करते हैं, लेट x इज रिलेटेड टू y, देन देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स B सच दैट bx इक्वल टू y, ठीक है। तो यहाँ B क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जब B नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वह क्या होगा, इन्वर्सिबल होगा ना, वो क्या होगा, इन्वर्सिबल होगा। तो इन्वर्स से क्या करते हैं, ऑपरेट कर देते हैं। देन B इनवर्स B x है ना इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इनवर्स y हो जाएगा। देन आप ये कह सकते हो, ये तो आइडेंटिटी I2 बन जाएगा, I2 x इक्वल टू B इनवर्स y,
दैट इज x इक्वल टू बी इनवर्स y, है ना। आपको मिल गया ना, एक मैट्रिक्स मिल गया ना। दे आर एग्जिस्ट 2 क्रॉस 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बी इनवर्स सच दैट x इक्वल टू बी इनवर्स y। इससे यह पता चला कि y भी किससे रिलेट किया, x से, ठीक है। y, या तो फिर इसको लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि जो भी मैट्रिक्स चला इधर लिखे हैं, तो बी इनवर्स y इक्वल टू एक्स सुविधा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, y रिलेट टू x आ गया। तो x रिलेटेड टू y इंप्लाइज कर दिया, क्या इंप्लाई किया कि y भी रिलेट करेगा किसके साथ, x के साथ। तो ये चीज आपने दिखा दिया कि वह जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन भी है। तो अब क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करना है ना। क्या चेक करोगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए थर्ड नंबर ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहां पे देखिए कौन कौन आएंगे। यस इज y रिलेटेड टू ए ट्रांजिटिव रिलेशन, यहां पे आप देख सकते हो, लेट x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z। तो यहां पे x रिलेट कर रहा है y के साथ, तो देयर एग्जिस्ट b and c both are 2 cross 2 non-singular matrices, है ना। 2 cross 2 non-singular matrices such that bx equal to y and cy इक्वल टू z, ठीक है, एंड cy इक्वल टू z। आपको ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है आपको प्रूव करना है कि x भी रिलेट करना चाहिए किसके साथ, z के साथ। तो देखिए bx इक्वल टू y है, cy इक्वल टू z है, आप इस y के जगह आप क्या करो, bx पुट कर दो, देन cb, है ना, cb y के जगह पुट करोगे ना bx, cbx इक्वल टू z, देन ये क्या हो गया, cb इंटू x इक्वल टू z। तो आप जानते हैं टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वह भी क्या होता है, नॉन सिंगुलर होता है, क्योंकि डिटर्मिनांट सच दैट डिटर्मिनांट ऑफ b इंटू सी या c इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनांट ऑफ, क्योंकि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, डिटर्मिनांट ऑफ c इंटू डिटर्मिनांट ऑफ b। ये भी क्या है, नॉन जीरो है, ये भी क्या है, नॉन जीरो है, देन फाइनली क्या होगा, नॉन जीरो। तो c भी क्या हो गया, नॉन सिंगुलर। देन इसे यह पता, देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स cb सच दैट cb x इक्वल टू z, ठीक है, cb x इक्वल टू z। जब ये चीज हो गया तो कहने का मतलब ये तो सेटिस्फाई कर गया ना, cb x इक्वल टू z। इसे यह पता चला कि x रिलेटेड टू z, इसे यह पता चला कि x रिलेटेड टू y, है ना, इसलिए x रिलेटेड y एंड y रिलेटेड टू z इम्प्लाइज, है ना, इम्प्लाइज x रिलेटेड टू z। इसे यह पता चला कि r जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव है, r क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो यहाँ से ये चीज हमारा हो गया कि ये जो रिलेशन है ये क्या कर रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन को भी, ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, है ना। तो देखिए यहां से ये जो रिलेशन आया, देन x रिलेटेड y इफ दे आर एग्जिस्ट, इतना ठीक है, इसे देख ली, इफ दे आर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर में 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिसेस b such that bx equal to y, then r is equivalence relation on set a। ये चीज हमने दिखा दिया। अब क्या करना है, a बाय r को फाइंड करना है, ये क्या होगा। तो a बाय r में जो भी होंगे वो किस टाइप के
वो जो है इक्विवेलेंस क्लास को रखेगा, है ना। ये जो होगा ये इसी टाइप का होगा, क्लास ऑफ सी डी, है ना, इस टाइप को रखेगा। तो ये देखिए डिस्टिंक्ट कौन आता है, ताकि दोनों का जो यूनियन आ जाए वो पूरा सेट आ जाता है। यदि ऐसा हो जाता है तो आप जो है फाइंड कर लोगे कि क्वोशेंट सेट ऑफ ए बाय रिलेशन आर क्या होगा, यस यस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले ये चीज़ देखिए, क्लास ऑफ 0 0 में क्या होगा, है ना, ये चीज़ देख लेते हैं। क्योंकि 0 इसके पास ए में जो एलिमेंट है वो किस टाइप का है, ये चीज़ पहले चेक कीजिए। ए का जो एलिमेंट है वो किस टाइप के हैं, ठीक है, वो इस टाइप का है। तो इसमें 4 कंडीशन लग सकता है। वो क्या क्या है वो देखिए, या तो a इक्वल टू 0, b भी इक्वल टू 0 हो सकता है, या a जो है नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है, b इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर a 0 होगा b नॉन जीरो होगा, है ना। किस टाइप का एलिमेंट है ये से पहले चेक कर लीजिए, ये जानना जरूरी है। a नॉन जीरो हो और b भी नॉन जीरो हो, ये चीज, ठीक है, ये चीज हम जान लिया। अब ये देखते हैं a बराबर 0 b बराबर 0, ठीक है, ये हो। तो आप किसी भी कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लोगे, a1 a2 a3 a4, कोई भी मैट्रिक्स लीजिए सच दैट a1 a4 माइनस a2 a3 इज नॉन जीरो, ठीक है। ये क्या है आपका नॉन जीरो है, ये क्या है नॉन जीरो है, ये चीज, ये क्या है आपका नॉन जीरो। तो ये नॉन जीरो है, तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 0 नहीं है, 2x2 मैट्रिक्स है जिसके लिए जो है बी क्या है नॉन सिंगुलर है। अब देखिए क्लास ऑफ ये किसी में भी ये जो मैट्रिक्स है, यदि उसको ये 2x1 0 मैट्रिक्स में यदि मल्टीप्लाई करते हो तो b इंटू 0 0, तो क्या आपको मिलता है 0 0 मिलता है ना। तो इसके क्लास में 0 0 के क्लास में एक ही एलिमेंट मिला, है ना। तो कहने ये तो होगा ही, ये तो इसमें शामिल होगा, ठीक है, क्योंकि जो भी 0 0 का रखेगा वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 0 के इक्वल होगा। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 0 में सिर्फ और सिर्फ यही एलिमेंट आए, ठीक है। क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, पहले ये भी चीज जान लीजिए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a बाई बी निकालोगे क्लास, तो इसमें वैसे एलिमेंट आएंगे x जिसके लिए b, या तो फिर वैसे एलिमेंट y आएंगे जिसके लिए b ही x इक्वल टू क्या आ जाए, दैट इज b इंटू ए बाई बी करोगे, ठीक है, या फिर b इंटू वाई करो, वो क्या मिल जाए x मिल जाए, या फिर किसी तरह लिख सकते हो, या फिर वैसे x का कलेक्शन जिसके लिए b x इक्वल टू क्या हो जाए y हो जाए, ठीक है, जिसके लिए क्या हो जाए b x इक्वल टू y हो जाए, ठीक है, यस। या फिर वैसे y को कलेक्ट करेगा जिसके लिए y इक्वल टू बी एक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सिमेट्रिक भी तो है, ठीक है। या फिर इसको ये भी लिख सकते हो, वैसे x को कलेक्ट करेगा जिसके लिए x बराबर बी वाई होगा। तो सिंपली आप इस तरह से लिख दो बी वाई सच दैट b इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस एंड y बिलोंग्स टू सेट ए, है ना, इसी टाइप का होगा। x बराबर बी वाई, सॉरी, ये आपका किसी, ये जो है आपका y क्या है, y a b है, ठीक है, b इस टाइप का। तो डायरेक्टली आप ये चीज लिख सकते हो, है ना। अच्छे से बता देते हैं इसको थोड़ा सा, ये चीज तो जान लिए। देखिए तो इसके जो इक्विवेलेंस क्लास में, दैट इज क्लास ऑफ C और D इस टाइप के यदि एलिमेंट हैं, ठीक है, C D इसके एलिमेंट है, तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे इसके क्लास में वो किस टाइप के आएंगे, इसमें वैसे x बिलोंग्स टू A आएंगे जिसके लिए क्या हो जाए, जिसके लिए B इंटू C D, या फिर ये चीज कर सकते हो, ठीक है, इससे रिलेट करें ना, ये x रिलेटेड टू सी डी, ठीक है, ये चीज होना चाहिए, x जो है इससे रिलेट करना चाहिए, ये चीज आएगा। इसको ये इस तरह से भी लिख सकते हो, वैसे x आएंगे सेट ए के जिसके लिए
सी डी जो है रिलेट करना चाहिए एक्स के साथ, दोनों में कोई फर्क नहीं है क्योंकि सिमेट्रिक भी तो है ये चीज़। तो अब देखिए इसमें वैसे एक्स आएंगे, ठीक है, जिसके लिए देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बी सच दैट बी इंटू सी डी बराबर एक्स होना चाहिए, ठीक है। दैट इज एक्स जो है किसी न किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट वे में हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो भी होगा b इंटू सी बाई डी सच दैट b इज नॉन सिंगुलर, है ना, b इज 2 क्रॉस 2 नॉन सिंगुलर, ये चीज होगा। अब यहाँ पे देखिए ये चीज तो आप जान गए, है ना। अब ये यदि सी और डी यदि 0 हो जाए तो यहाँ पे हमने देखा कि सी और डी यदि 0 हो जाए तो इसमें एक ही एलिमेंट आएंगे, वो कौन आएंगे, इफ सी बराबर डी इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। तो इसमें जो आएगा क्लास ऑफ 0 0 में कौन आएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये एलिमेंट आएंगे, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, है ना। तो इससे यह पता चला कि जो भी इक्विवेलेंस क्लास होगा यदि इसको कंटेन करेगा तो इसके इक्वल होगा। तो कहने का मतलब ये जो है यूनिक है, ठीक है। ये जो आपका एक ही मिला क्लास ऑफ 0 0 बराबर 0 0, अब नहीं मिलेगा, ये आपको एक मिल गया, ठीक है। अब जो भी इक्विवेलेंस क्लास होगा वो इसको कंटेन नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावे इससे जो भी डिस्टिंक्ट होंगे वो इसको कंटेन नहीं करेगा, ठीक है। चलिए एक और चेक करते हैं, क्लास ऑफ 1 1 थोड़ा सा चेक कर लें। क्लास ऑफ 1 1 में क्या आएंगे, क्लास ऑफ 1 1 में जो है b इंटू 1 1 आएंगे सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ b इज नॉन जीरो, वैसे एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो b को आप क्या कीजिए, b को मैट्रिक्स में तोड़ दीजिए, है ना, a b c d इंटू 1 1 सच दैट a d माइनस बी सी इज नॉन जीरो, ये चीज। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस b c प्लस d, ठीक है, सच दैट a d माइनस बी सी नॉन जीरो, ये चीज, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखिए सेट ए का एलिमेंट है, हम ये दिखाएंगे कि इसको छोड़कर जितने भी इसमें एलिमेंट हैं सब इसके अंदर हैं, ठीक है, ये चीज। तो देखिए यहां से इसको ऊपर लिख लीजिए, क्लास ऑफ 0 0 क्या मिला, ओनली 1 एलिमेंट मिले इसमें, ठीक है। क्लास ऑफ 1 1 में आपको किस टाइप का एलिमेंट मिला, a प्लस बी सी प्लस डी सच दैट a d माइनस बी सी इज नॉन जीरो, ये चीज मिला, है ना। ये अब हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि इसके जीरो एलिमेंट को छोड़ा के, ठीक है, बाकी जो भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है इसमें सब इसके अंदर है। तो चलिए किस किस टाइप का ए का जो एलिमेंट है, ए बी, ये जो एलिमेंट हैं वो किस टाइप के हैं, इससे अदर लिखिए थोड़ा सा। A1 है, A2 है, ये 4 टाइप के हो गए। A1 बराबर A2 बराबर 0, ये तो मिल ही गया। A1 नॉन जीरो, A2 इक्वल टू 0, फिर A3, फिर ये हो सकता है A1 इक्वल टू 0, A2 नॉन जीरो, फिर या तो हो सकता है A1 नॉन जीरो, A2 नॉन जीरो। तो चलिए बनाइए इसमें, ये तो हो गया खत्म, ये तीनों को इसमें बिलोंग करवाइए, ठीक है। तो आपको बी चूज करना है, बी जो है वो उसको चूज करना है। बी किस टाइप का है, ए बी सी डी टाइप का है, ठीक है। सच दैट बी, ये बी आपका है, बी इंटू 1 1 है, ठीक है। ये
किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आपको ये बी चूज करना है, ठीक है। प्रत्येक बी के लिए यदि आप ये फाइंड कर लेते हो कि मान लिया जाए इसके लिए, इस कंडीशन के लिए एक बी फाइंड करना है, इसके लिए भी आपको बी फाइंड करना है, इसके लिए भी आपको बी फाइंड करना है। तो देखिए हम सेटिंग करते हैं, ठीक है। ए को ऐसा बनाएं कि ऊपर वाला टर्म 0 हो जाए, ये वाला टर्म पहले ये देख लेते हैं कि ये इसमें ये जो है A1 A2 इसके लिए इसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो ये दोनों इसको 0 करना होगा, तो इसको 0 करना होगा तो a प्लस बी इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा -a, तो b इक्वल टू -a। अब ये चीज़ ध्यान में रखना है कि AD माइनस BC 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो AD b के जगह आपने क्या पुट किया -a, तो AD प्लस AC, ठीक है, दैट इज AD प्लस C। आप ऐसा करो कि ये जो है D प्लस C ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करो, किसी एक को 0 ले लेते हैं और एक को रहने देते हैं, कुछ भी, है ना। तो यहाँ पे एक B1 मिला ना, एक मैट्रिक्स मिला हमको, वो क्या मिला A -a फिर 0, है ना, ABCD इसी टाइप का था ना, 0 और D। तो B इंटू 1 1 कर रहे हो तो क्या मिल रहा है आपको 0 मिल रहा है और D मिल रहा है, सच दैट D इज नॉन जीरो, ठीक है। तो देखिए ये चीज हो गया, ऐसा B1 मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हमको मिल गया, ठीक है। D भी नॉन जीरो है, A भी नॉन जीरो है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स हमको मिल गया जिसके लिए B11 बराबर क्या हो गया 0, D। तो इस टाइप का एलिमेंट हमने चूज कर लिया, 0, D इसमें है, ठीक है। इसमें वैसे एलिमेंट है जो इसके फॉर्मेट में है जहाँ के B स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो B के जगह हम B1 चूज कर लिया ना, B1 हमने चूज कर लिया। अब आपको इसके लिए चूज करना है, ठीक है। तो B2 को चूज कीजिए, वो इस तरह से कीजिए कि ये नॉन जीरो हो, ये 0 हो। तो क्या दिक्कत है, उसमें बनाएंगे 0, B और ये बनाइए C, -C, सच दैट B नॉन जीरो और C भी नॉन जीरो। देखिए B2 क्या है, नॉन सिंगुलर है। अब यहाँ से B2 1 1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा B 0, ठीक है। D नॉन जीरो रियल नंबर है ना, सच दैट B बिलोंग्स टू रियल -0, ये चीज। तो ये भी आपको एलिमेंट मिल गया है, ठीक है। ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स मिल गए, ऐसे नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स मिल गए जिसके लिए B2 को यदि 1 1 के साथ ऑपरेट किए तो B, 0 मिल गया। तो ये भी मिल गया। अब आपको ये देखना है, तो देखिए एक खुद से जनरेट कीजिए B3, ठीक है। B3 को देखिए हम बना रहे हैं, वो कैसे, B को 0 ले लेते हैं, C को 0 ले लेते हैं, है ना। B को 0, C को 0, तो क्या बचेगा A 0 0 D। देखिए इसका डिटर्मिनेंट A इंटू D, सच दैट A नॉन जीरो, D भी नॉन जीरो, रियल नंबर। तो यहाँ B3 इंटू 1 1 कीजिए तो आपको क्या मिल गया A D मिल गया, सच दैट A D बिलोंग्स टू रियल -0, है ना। तो आपको इस टाइप का भी एलिमेंट मिल गया, इस टाइप का भी एलिमेंट, इस टाइप का भी एलिमेंट, ये तीनों टाइप का एलिमेंट इसके अंदर हैं, ठीक है। ये तीनों टाइप का एलिमेंट इसके अंदर है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, सेट A का एक एलिमेंट छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट इसके अंदर आ गए, है ना, ये चीज। तो यहाँ से हमने क्या देखा, ये चीज नोट कर लीजिए। तो यहाँ से हमने ये देखा कि इसमें वैसे सारे एलिमेंट आ गए, ठीक है। ए बी, या तो ये भी कर सकते हो सेट ए माइनस ये वाला एलिमेंट, इसको छोड़कर जितना भी है सारे के सारे एलिमेंट मिल गए।
अब यहाँ से हम आपको एक बात बता रहे हैं कि अब कोई भी क्लास बनाओगे तो वो 0 0 कंटेन नहीं करेगा। यदि 0 0 को कंटेन करेगा, आप कोई भी ये बना रहे हो, ए अभी अब इसका क्लास बना रहे हो आप, ठीक है, तो इसमें यदि 0 0 कंटेन कर जाएगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? क्लास ऑफ 0 0। तो ये तो है ना। और यदि इसको कंटेन नहीं करता ए बी सच दैट आइदर ए बोथ आर नॉट 0, बोथ आर नन 0, ठीक है, दैट इज बोथ आर नॉट 0, दोनों एक साथ 0 नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो एलिमेंट है ये इसका है, तो ये एलिमेंट इसका है, दैट इज ए बी दोनों नॉन 0 है। तो इससे ये पता चला ये एलिमेंट इसका है, तो जो भी इसके एलिमेंट होंगे उसका इक्विवेलेंट क्लास भी तो इसी के इक्वल होगा। हमने बताया था कि बी कोई एलिमेंट है वह यदि ए के इक्विवेलेंस क्लास में बिलोंग कर रहा है तो क्लास ऑफ बी इक्वल टू क्लास ऑफ बी हो जाता है। अब ये जो एलिमेंट है दोनों 0 नहीं है और वह जो है इस सेट में बिलोंग कर, दैट इज वो दोनों 0 नहीं है। कहने का मतलब है कि वो तो 0 0 नहीं है, तो कहने का मतलब इसी में होगा। जब इसमें होगा तो उसका भी इक्विवेलेंस क्लास इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये क्लास ऑफ 1 1। तो इससे यह पता चला कि हमारे पास ओनली 2 इक्विवेलेंस क्लास हुए, है ना। या तो डायरेक्टली वे में कर सकते हो, दोनों का यूनियन हो गया ना, तो हो गया, तो सीधी सी बात है। तो यही ए बाई आर में 2 एलिमेंट आएंगे, क्लास ऑफ 0 0, क्लास ऑफ 1 1, ये चीज। तो ए बाई आर में आपके पास कितने एलिमेंट आए? ए बाई आर में आपके पास ओनली 2 एलिमेंट आया। कौन कौन आया? क्लास ऑफ 0 0 ये आया और क्लास ऑफ 1 1 आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? देखिए सेट ए इज अनकाउंटेबल, क्योंकि ए और बी क्या था? रियल नंबर था। ये किसका सिमिलर होगा? रियल क्रॉस रियल का सिमिलर होगा, है ना। तो ये रियल क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। तो दोनों का फाइनाइट प्रोडक्ट क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। सेट ए इज अनकाउंटेबल बट इट्स क्वोशेंट सेट इज फाइनाइट आया ना, दैट इज फाइनाइट आया, दैट इज काउंटेबल आया, ठीक है। तो कहने का मतलब है सेट ए यहाँ पे इनफाइनाइट है, बट देखिए क्वोशेंट सेट क्या मिला? फाइनाइट मिला। लेकिन हमेशा फाइनाइट कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, ठीक है। तो एक और बता रहे हैं जो कि जिसमें कि सेट अनकाउंटेबल है, ठीक है, और आपके पास जो क्वोशेंट सेट आए वह भी क्या आए? अनकाउंटेबल आए। जैसे कि एग्जाम्पल ए बराबर रियल नंबर का कोई सेट है। ए क्या है? कोई रियल नंबर है। ए क्या है? रियल नंबर है। अब हम क्या कर रहे हैं? एक रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, x relate y if and only if x equal to y। क्या दिक्कत है? कुछ भी अपने मन से ले लीजिए, x equal to y, ठीक है। जब x equal to y है तो कहने का मतलब ये जो है आपका जो रिलेशन बना वो क्या मिला? आइडेंटिटी मिला। और आइडेंटिटी क्या होता है? सिमेट्रिक भी होता है, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही और ट्रांजिटिव भी होगा। तो ऐसे कंडीशन में आर क्या है? एज इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन है तो क्लास ऑफ किसी कोई भी एलिमेंट लोगे, क्लास ऑफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, वैसे एक्स आएंगे जो कि एक्स रिलेट करेंगे ए के साथ, तो वैसे एक्स आएंगे जो कि एक्स इक्वल टू एक्स आएंगे, है ना। दैट इज एक्स आएंगे, है ना। एक्स रिलेट ए करने का मतलब एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए, दैट इज क्लास ऑफ ए में कौन आएगा? ओनली ए आएगा, ओनली 1 एलिमेंट। यहाँ पर बोल दिया ना कि वैसे एक्स आएंगे जो ए के इक्वल होंगे, तो एक ही होगा ना, ए होगा। तो क्लास ऑफ ए में ए मिला, तो ए बाय आर में बताइए प्रत्येक एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंस क्लास होगा, वह खुद ही उसमें एक ही एलिमेंट होगा, वह क्या होगा? खुद होगा, ठीक है।
क्योंकि इसका जो क्लास है वो सिंगलटन दे रहा है, तो इसके जो ए बाई आर में आए वो सीधी सी बात है, वो क्या मिला, क्लास ऑफ ए सच दैट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। सारे रियल नंबर के लिए क्लास आ गए। तो यहाँ जितने रियल नंबर में एलिमेंट हैं उतने ही हमारे इसमें जो है क्लास हैं। तो इससे यह पता चला यहाँ पे ए बाई आर क्या है, इज अनकाउंटेबल, काउंटेबल। तो नोट करके हम ये लिखाएंगे, नोट लिखिएगा, देख लिया ना, सेट ए यदि अनकाउंटेबल है तो उसके पास क्या मिला, उसके पास जो क्वोशेंट सेट बने वो क्या बने, फाइनाइट भी बने और अनकाउंटेबल भी बने, दैट इज इनफाइनाइट भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है, ये ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो पहला नोट पॉइंट, इफ सेट ए इज फाइनाइट देन ए बाय आर इज फाइनाइट। ये तो फाइनाइट होगा ही, क्यों, क्योंकि ए बाय आर में जो होंगे वो इस टाइप के एलिमेंट होंगे ना, सो द ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब ए में फाइनाइट है तो ये भी क्या होगा, फाइनाइट ही होगा, है ना। सेकेंड नंबर, इफ सेट ए इज काउंटेबल, इज काउंटेबल, तो ए बाई आर भी क्या होगा, काउंटेबल होगा, है ना, क्योंकि ए बाई आर में जो नंबर है पहले, क्योंकि किसी भी काउंटेबल का सबसेट क्या होता है, काउंटेबल ही होता है। ए बाई आर इज काउंटेबल, ठीक है, ये चीज। थर्ड नंबर, इफ सेट ए इज काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट, देन कोई जरूरी नहीं है कि ए बाई आर काउंटेबली इनफाइनाइट हो, ए बाई आर, ठीक है, ये जो है फाइनाइट भी हो सकता है या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, अनकाउंटेबल तो नहीं होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि काउंटेबली इनफाइनाइट हो, जैसे कि सेट ए बराबर इंटीजर, ठीक है, और रिलेशन डिफाइन किया था एक्स रिलेट वाई, एक्स रिलेट वाई, एक्स रिलेट वाई, if and only if x is congruent to y modulo m such that m belongs to natural number। तो यहाँ पे जो a बाई आर आया था वहाँ पे क्या आया था, 0 1 2 डॉट 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 m माइनस 1, यहाँ पे आपने देखा है ना, ये क्या था, a जो है काउंटेबली इनफाइनाइट था, सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो यहाँ ए बाई आर जो था वो क्या था, फाइनाइट था, काउंटेबली इनफाइनाइट। आप क्या करो, एक्स रिलेट वाई, एक्स इक्वल टू वाई कर दो, तो उसमें क्या आएंगे, प्रत्येक क्लास में सिंगलटन आएंगे, वैसे कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाएगा। फोर्थ नंबर, इफ सेट ए इज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, देन ए बाई आर में भी फाइनाइट, वो फाइनाइट भी हो सकता है, जैसे देखें आप मैट्रिक्स वाले में भी फाइनाइट या, ठीक है, या काउंटेबल, दैट इज फाइनाइट या इनफाइनाइट, वो क्या हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है या इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है, या ए बाई आर में भी काउंटेबल या अनकाउंटेबल, वह काउंटेबल भी हो सकता है या अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो सेट का अनकाउंटेबल होना ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका क्वोशेंट सेट भी क्या हो जाए, अनकाउंटेबल हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, कल की क्लास में हम जो है इससे आगे बताएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद हम ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करेंगे। तो चलिए अच्छे से पढ़िए आप लोग, थैंक यू।